साल था 1985। मुंबई का एक मिडिल क्लास का लड़का, हाथ में सिर्फ 5,000 रुपए, ना कोई बिजनेस, ना कोई गॉडफादर और ना कोई शॉर्टकट, बस एक जुनून था रिच बनने का। और वहीं 5,000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में एंटर हो गए। उस वक्त शेयर मार्केट ज्यादातर लोगों के लिए बैटिंग था, लेकिन उसके लिए ये नंबर्स का खेल नहीं बल्कि फ्यूचर को समझने का मौका था। एक सीए स्टूडेंट जो क्लासेस के बाद बैलेंस शीट पढ़ता था और कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को समझता था। मार्केट के शोर से ज्यादा उसे अपनी सोच के ऊपर भरोसा था। जब मार्केट गिरता तो लोग घबराकर अपने सारे स्टॉक्स बेच देते, लेकिन वो गिरावट में सवाल नहीं बल्कि मौका देखता था। उसका मानना था कि पैसा डिसीजन लेने से नहीं बनता, बल्कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेने से पैसा बनता है। टाइटन जैसे शेयर्स जिन्हें लोग इग्नोर कर रहे थे, उनमें उसने भरोसा दिखाया। सालों तक वेट किया, बिना डेली प्राइसेस चेक किए, बिना पैनिक हुए, और ये पेशेंस आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वक्त के साथ साथ वो 5,000 का बीज एक ऐसे पेड़ में बदला जिसका फल लाखों करोड़ था। दलाल स्ट्रीट के अंदर उन्हें बिग बुल कहा जाने लगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राकेश झुनझुनवाला। आज मैं आपसे 15 साल के बाद बात कर रहा हूँ। मार्केट तब शायद 5,000 थी, अब 50,000 पे हो गई है। ये देश में जिस शख्स ने भी शेयर बाजार का नाम सुना है, उसने राकेश झुनझुनवाला का नाम जरूर सुना। With bulls taking charge of Dalal Street and Sensex back at 60,000 levels, the time is right to remember the eternal bull of the Indian stock market, Rakesh Jhunjhunwala. ये नाम सिर्फ पैसों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि जब मार्केट को डर लगता तब उनकी सोच में क्लियरिटी होती। राकेश झुनझुनवाला ने ये साबित किया कि स्टॉक मार्केट अमीरों का गेम नहीं बल्कि समझदार लोगों का गेम है। और ये कहानी सिर्फ एक राकेश झुनझुनवाला की नहीं है, बल्कि कई सारे स्टॉक मार्केट विनर्स की है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी सोच की कहानी है जहाँ रिस्क बिना सोचे नहीं लिया जाता और कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक मार्केट को पूरी डिटेल के साथ समझेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट की कहानी आज के चार्ट्स, एप्स और नंबर से बहुत पहले शुरू होती है। जब दुनिया में ना कंपनीज थी, ना शेयर्स थे और ना इन्वेस्टर्स थे, तब था ट्रेड। लोग सामान के बदले सामान देते थे। धीरे धीरे पैसा आया और पैसा आते ही एक सवाल पैदा हुआ कि बड़ा बिजनेस कैसे बनेगा। एक आदमी अकेला सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था और यहीं से पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट निकला। 14th सेंचुरी में यूरोप के शहर के अंदर मर्चेंट्स मिलकर बिजनेस डिस्कस किया करते। बेल्जियम के एक शहर बर्जर के अंदर एक फैमिली थी, वेंडर बर्ज। उनके घर के बाहर ट्रेडर्स रेगुलरली मिलते और डील्स होती और प्रॉफिट डिस्कस होता। इसी बर्स वर्ड को लोगों ने आगे जाकर बर्स कहना शुरू कर दिया और फिर बाद में स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट निकला। ये कोई फॉर्मल मार्केट नहीं थी, लेकिन एक आइडिया यहाँ पर क्लियर हो चुका था। एक ऐसी जगह जहाँ बिजनेस और पैसा कनेक्ट होता है। असली टर्निंग पॉइंट आया साल 1602 में, जब पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी ने पहली बार पब्लिक से पैसा रेज किया। कंपनी ने कहा, तुम पैसा लगाओ, हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट्स में तुम्हारा हिस्सा होगा। और यही शेयर्स पहली बार ऑफिशियली इशू हुए और जहां पर शेयर्स आए वहां पर उनकी बाइंग और सेलिंग भी शुरू हो गई। एम्स्टरडैम में दुनिया का पहला फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज बना और यहीं से मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज का जन्म माना जाता है। पर एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है, स्टॉक मार्केट सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है बल्कि ग्रीड और फियर की कहानी है। साल 1637 में नीदरलैंड्स के अंदर टुलिप मानिया हुआ। टुलिप के फूल की प्राइसेस इतनी हाई हो गई कि एक बल्ब के अंदर पूरा घर मिल जाता, लेकिन अचानक से बल्ब फूटा और लोग बर्बाद हो गए। ये दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड मार्केट क्रैश था। लेकिन एक लेसन यहाँ पर क्लियर हो चुका था, जब लॉजिक छोड़कर इमोशंस मार्केट चलाते हैं तो नुकसान पक्का होता है। 18th सेंचुरी के अंदर स्टॉक मार्केट इंग्लैंड और फ्रांस तक फैला। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का फाउंडेशन हुआ। अमेरिका में स्टॉक मार्केट की शुरुआत साल 1792 में हुई, जब न्यूयॉर्क में 24 ब्रोकर्स ने बुटोन-वर्थ एग्रीमेंट साइन किया और यहीं आगे चलकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE बना। अमेरिका के ग्रोथ के साथ मार्केट भी ग्रोथ होती गई, लेकिन साल 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, मिलियंस लोग बेरोजगार हो गए। इस क्रैश ने दुनिया को सिखाया कि मार्केट बिना रूल्स के जंगली जानवर बन सकती है। धीरे धीरे रेगुलेशंस आए और सेबी जैसे रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैला। इंडिया में स्टॉक मार्केट की रूट साल 1830 तक फैली, जब बॉम्बे में कॉटन ट्रेडर शेयर्स की तरह डील करते थे। लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर साल 1875 में आया, जब BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट ने धीरे धीरे अपनी
पहचान बनाई और साल 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स ने मार्केट को नई जान दी। फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया। अब ये तो हमने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे लोग इससे अपना बिजनेस डेवलप करते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में दो तस्वीरें आती हैं, या तो कोई रातों रात करोड़पति बन गया या फिर कोई अपनी पूरी सेविंग्स खो बैठा। इसलिए शेयर मार्केट को इंडिया में या तो शॉर्टकट टू रिच समझा जाता है या फिर लीगल गैम्बलिंग, लेकिन ये दोनों ही सोचें गलत हैं। स्टॉक मार्केट एक सिस्टम है, कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच का एक रेगुलेटेड, स्ट्रक्चरल और लॉजिकल सिस्टम। हर बिजनेस एक प्रॉब्लम सोल्व करती है, लेकिन हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैपिटल अमाउंट चाहिए। मान लीजिए आपका एक छोटा सा कैफे है, ZX कैफे, जो कि लोकल लेवल पर बहुत अच्छा चल रहा है। आपके कैफे की डिमांड बढ़ रही है, लोग आपके ब्रांड को पसंद कर रहे हैं। अब आप चाहते हो कि आपका कैफे चेन बने या फिर फ्रेंचाइजी के थ्रू स्टेट के अलग अलग शहरों में आपका बिजनेस फैले, और यहीं पर एंट्री होती है स्टॉक मार्केट की। आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट की जरूरत होगी, जो कि आपके यार दोस्त और आपके रिलेटिव्स के पास भी नहीं मिलेगा। अब आप अपनी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स सेबी के पास लेकर जाते हो। सेबी आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उसकी लीगल जांच करता है, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद आप अपनी कंपनी को पब्लिक ऑफरिंग कंपनी बनाते हो, और IPO के थ्रू आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हो, जहां पर पब्लिक आपके शेयर्स को खरीदती है और उसका छोटा सा हिस्सा ओन करती है। और उसके बाद जो आपके मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अमाउंट की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है, बिना बैंक लोन के और बिना हैवी इंटरेस्ट के। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसमें प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उसी कंपनी के अंदर नुकसान होगा तो वो लॉस आपको भी झेलना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट का ये भी मतलब नहीं हुआ कि आप अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देते हो। स्मार्ट प्रमोटर्स अपनी कंपनी का सिर्फ उतना हिस्सा बेचते हैं कि जितना बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए काफी होता है। आपके पास अपना कंट्रोल भी रहता है, आपके पास पैसा भी रहता है, और अब उसी पैसे के थ्रू आप अपने कैफे की फ्रेंचाइजी खोल सकते हो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर के बीच एक डील होती है। इन्वेस्टर कहता है मैं आपको पैसा दूंगा, आप बिजनेस करो, और बिजनेस कहता है मैं ग्रो करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। और यही प्रॉफिट कभी कभी डिविडेंड होता है और कभी कभी शेयर एप्लीकेशन। जब बिजनेस का फ्रेंचाइजी नेटवर्क बढ़ता है, रिवेन्यू स्टेबल होता है और ब्रांड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहीं पर स्टॉक मार्केट की प्राइसेस ऊपर जाती है, और यही साइकिल है जो स्टॉक मार्केट को जिंदा रखती है। अब ये तो हमने जान लिया कि हम शेयर मार्केट से अपना बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, और इसके अंदर अगर ब्रोकर आता है तो ब्रोकर का क्या रोल होता है। शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना। जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना लोन चुकाने के लिए, तब वो पब्लिक के सामने अपना शेयर लाती है, और इस प्रोसेस को IPO कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे ही आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हो, आप उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हो। ओनर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही आपका, बल्कि जब उस कंपनी का नुकसान होगा तो वो नुकसान भी आपका। अब सवाल ये उठता है, शेयर का प्राइस आखिर डिसाइड कौन करता है, और यहीं से शेयर मार्केट का असली गेम शुरू हो जाता है। शेयर्स का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे बनता है। अगर लोग किसी भी कंपनी पे भरोसा करते हैं तो वो सबसे ज्यादा उसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और इसी तरीके से उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी और प्राइस भी थोड़ा हाई जाएगा। अगर किसी को कंपनी पे डाउट होता है, न्यूज नेगेटिव होती है, तो सप्लाई कम हो जाती है, और इसके हिसाब से शेयर की प्राइसेस भी धीरे धीरे गिरती है, और ये पूरा प्रोसेस सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है। और यहाँ पर मेन रोल होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर्स खरीदना और बेचना, लेकिन हर ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जिसमें शेयर्स एक ही दिन में खरीदे और बेचे जाते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करके उन्हीं शेयर्स को सालों तक होल्ड पर रखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इस पूरे सिस्टम का बैकबोन है। इंडिया में NSE और BSE एक्सचेंज रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। ये एक्सचेंज इंश्योर कराते हैं कि ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंट हो, रूल्स फॉलो हो, और कोई भी पार्टिसिपेंट अनफेयर एडवांटेज न उठा सके। आप डायरेक्ट किसी के भी शेयर्स नहीं खरीद सकते, बल्कि एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हो। जब आप ट्रेडिंग ऐप पर बाय या सेल का ऑप्शन दबाते हो तो पीछे एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। आपका ऑर्डर एक ब्रोकर के पास जाता है और ब्रोकर आपके एक्सचेंज को फॉरवर्ड करता है। एक्सचेंज पर मैचिंग मिलते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद क्लियरिंग और सेटलमेंट होती है, जहां पर आपका शेयर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये आजकल मोस्टली T+1 बेसिस पर होता है, यानी कि अगले दिन। या फिर दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इनडायरेक्ट
डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर। जो लोग भी डायरेक्ट चूज नहीं करना चाहते वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसों को मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है लेकिन रिटर्न्स भी थोड़े कंट्रोल्ड हो जाते हैं। तीसरा तरीका है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें इन्वेस्टर कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं और ये अप्रोच थोड़ा रिस्की भी हो सकता है क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म मोमेंट पर डिपेंड करती है। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और ट्रेनिंग की समझ होना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के यहाँ पर इन्वेस्ट करना मतलब अपना कैपिटल अमाउंट को रिस्क में डालना। इन्वेस्ट करते वक्त एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट। शेयर मार्केट का प्रॉफिट कभी भी गारंटीड नहीं होता, इसलिए कभी भी अपना सारा पैसा एक ही शेयर में नहीं लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपना पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। इससे अगर आपको एक जगह नुकसान हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका बैलेंस बन भी सकता है। स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंडिसेस। सेंसेक्स और निफ्टी पर इंडिसेस मार्केट की ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है। जब ज्यादा बड़ी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा जाता है तो इंडेक्स ऊपर जाने लगता है और जब परफॉर्मेंस डाउन होता है तो इंडेक्स नीचे आने लगता है। इंडेक्स को देखकर इन्वेस्टर को आइडिया मिल जाता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश। अब हमने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को तो डिटेल्स में समझ लिया है, लेकिन अब हम समझेंगे कि इंडिया में स्टॉक मार्केट कैसे और कब आया। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश एम्पायर से, जब इंडिया में मॉडर्न बैंकिंग और ट्रेड का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। 19th सेंचुरी के मिडिल तक मुंबई ब्रिटिश एम्पायर का कॉमर्शियल हब बन चुका था। यहीं पर कॉटन, टेक्सटाइल और ओपियम जैसे प्रोडक्ट्स का ग्लोबली ट्रेड होता था और इसी ट्रेड ने भारत के अंदर स्टॉक मार्केट का बीज बो दिया। साल 1850 मुंबई में कुछ ब्रोकर्स बनियन ट्री के नीचे इकट्ठा हुआ करते थे। ये कोई फॉर्मल एक्सचेंज नहीं चला रहे थे, बल्कि ये कंपनीज के शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपस में ट्रेड कर रहे थे। धीरे धीरे ये एक्टिविटी रेगुलर होती गई। साल 1875 के अंदर इस इनफॉर्मल ग्रुप ने एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर लिया जिसे आज दुनिया BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानती है, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। शुरुआत में BSE का रोल बहुत लिमिटेड था, जहां पर कुछ ही कंपनीज लिस्टेड होती हैं और यहां पर इनफॉर्मल ट्रेड होता था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का लेवल उस वक्त काफी कम था। फिर भी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रोथ करती गई, रेलवे, स्टील, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर डेवलप हुए, वैसे ही स्टॉक मार्केट का भी रोल बढ़ता चला गया। इंडिपेंडेंस से पहले शेयर मार्केट एक इलेक्ट्रिक ड्राइवन सिस्टम था, जहां पर आम आदमी की एंट्री होना इम्पॉसिबल थी। लेकिन साल 1947 के बाद सीन बदलता गया। आजादी के बाद भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर्स को प्रायोरिटीज देना शुरू कर दिया और इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने लगा। कई सारी कंपनीज गवर्नमेंट के ओन्ड हो गई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रोल कम होने लगा। साल 1950 का शेयर मार्केट ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी BSE देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का सेंट्रल पॉइंट बना रहा और इसी दौर में सेबी, सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी आइडियाज पर भी सोच शुरू हो गई। 1970s के दौर को अगर एक लाइन में समझा जाए तो हम कहेंगे कि स्टॉक मार्केट स्लो था। ट्रेडिंग ओपन आउटेरी सिस्टम पर होती थी, जहां पर ब्रोकर्स चिल्लाकर ऑर्डर लगाया करते थे और सेटलमेंट प्रोसेस हफ्तों में पूरा होता था। मैनिपुलेशन केसेस आम हो चुके थे, जहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रीजिंग और स्कैम जैसे शब्द आम इन्वेस्टर के लिए नॉर्मल से लगने लगे। साल 1991 में आया इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि भारत के शेयर मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और देश को IMF के पास जाना पड़ा और इसी क्राइसिस ने लाइबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दरवाजे खोल दिए और यहीं से इंडियन स्टॉक मार्केट का नया जन्म हुआ। साल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम ने सिस्टम की कमजोरियों को सबके सामने रख दिया। ये स्कैम एक शौक था, लेकिन रिफॉर्म ट्रिगर भी, जिसके बाद सेबी को स्ट्रॉन्ग पावर्स दी गई और यहीं से एक नई स्टॉक एक्सचेंज ने जन्म लिया। साल 1994 में लॉन्च होता है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE का आइडिया क्लियर और सिंपल था। सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और कंट्री वाइड एक्सेसिबल होगा। पहली बार इन्वेस्टर्स को स्क्रीन पर रियल टाइम प्राइसेस दिखने लगी। फ्लोर ट्रेडिंग का जमाना धीरे धीरे खत्म होने लगा। NSE ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि NSE साथ में कंपटीशन भी लाया। BSE को मॉडर्नाइज होने पर मजबूर कर दिया। BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी 50 आज भारत की इकोनॉमिक मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब नीचे गिरता है तो अनसर्टिनिटी बढ़ती है। आज टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस और HDFC की कहानी बिना शेयर मार्केट के अधूरी है। स्टॉक मार्केट का हमने इतना सारा कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन अब हम समझेंगे बुल और बियर मार्केट।
बुल मार्केट का मतलब होता है लगातार बढ़ता हुआ मार्केट। प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, कंपनी प्रॉफिट्स में होती हैं, न्यूज पॉजिटिव होती है और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि मार्केट कभी नीचे ही नहीं आएगा, इसलिए इन्वेस्टर से जितना हो सकता है वो उतना अमाउंट उस समय इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक के नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। बुल मार्केट में प्रॉफिट कमाना रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। बुल मार्केट का सिंबल बुल इसलिए होता है क्योंकि बुल नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है और ये मार्केट के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं बियर मार्केट की। बियर मार्केट में प्राइसेस लगातार नीचे की तरफ गिरने लगती हैं और यहाँ तक कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फियर मार्केट को कंट्रोल करने लगता है। और बियर मार्केट का सिंबल बियर इसलिए है क्योंकि बियर ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है। इस फेज में ज्यादातर न्यूज नेगेटिव होती है। जो इन्वेस्टर्स कल तक मार्केट के हीरो थे, आज वही इन्वेस्टर्स मार्केट को ब्लेम करते नजर आते हैं। बियर मार्केट होते ही पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, लोग हड़बड़ाहट में अपने सारे शेयर्स को बेच देते हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें यह बताती है कि हर बियर मार्केट के बाद एक बुल मार्केट आता है। लेकिन ज्यादातर लोग बियर मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो बियर मार्केट में लग चुका होता है। अब समझना जरूरी है रिस्क और प्रॉफिट के बीच का रिलेशनशिप। मार्केट के अंदर कोई फ्री मनी नहीं होता, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। बुल मार्केट में रिस्क इनविजिबल लगता है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है और बियर मार्केट के अंदर रिस्क एक्सग्रेटेड लगता है क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ गिर रहा होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो रिस्क को बुल मार्केट में कंट्रोल करे और बियर मार्केट में समझे। बुल और बियर मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। ना मार्केट कभी बुल रहता है और ना मार्केट कभी बियर रहता है। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी साइकिल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को साइकिल प्रूफ बनाता है। स्टॉक मार्केट का सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हमें यह समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर कैसा होने वाला है। आज का स्टॉक मार्केट पहले से ज्यादा कनेक्टेड है। अमेरिका फेडरल का एक डिसीजन इंडिया के स्टॉक मार्केट को हिला देता है, वहीं पर दूसरी तरफ चाइना की एक पॉलिसी यूरोप के इंडेक्स को नीचे खींच लेती है। मतलब आज मार्केट लोकल नहीं रहा, ये पूरी दुनिया का एक नेटवर्क बन चुका है। इंडिया का स्टॉक मार्केट आज एक इंटरेस्टिंग फेज में है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सप्लोजन हुआ है, जहाँ पर नए लोग नए डीमेट्स अकाउंट और मोबाइल ऐप से ही स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री हो जाती है, जहाँ पर दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से शेयर मार्केट को चला रहे हैं। आज का मार्केट पहले से ज्यादा इमोशनल है और पहले से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। फ्यूचर का स्टॉक मार्केट एक पैसा बनाने का टूल नहीं रहेगा बल्कि वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ डिस्ट्रक्शन का फास्ट मशीन बनेगा। जो लोग सिस्टम समझकर पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करेंगे वो शायद फ्यूचर विनर होंगे और जो लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे वो शायद एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक ऐसी और डॉक्यूमेंट्री पहुंचाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।